तो ऑफसेट लिंक हो गया, और जो सी फ्रेम है या फिर टर्न बक्कल है या फिर ये सब जो ओवरहैंग क्रैंक है ये सब दिया हुआ है। ये सब हम लोग का जो जनरल कॉन्सेप्ट है, जो हम लोग मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में पढ़ते हैं, और साथ में ही डिजाइन में भी हम लोग जो है क्वार्टर जॉइंट, नकल जॉइंट और लीवर में हम लोग देखे हैं। तो यही सब कॉन्सेप्ट का इसमें भी यूज है। और जैसे कि यहाँ पर एक ऑफसेट लिंक है, तो ऑफसेट लिंक है, इस पर लोड लग रहा है। तो अब इस तरह का जो मैकेनिकल पार्ट्स होता है, वो मैकेनिकल पार्ट्स को हम लोग अब अकॉर्डिंग टू द उसका लोड एप्लीकेशन, कहाँ पे लोड लग रहा है, किस पॉइंट पर है वो, तो उसके अनुसार से मतलब हम लोग को यहाँ पर इसकी डिजाइन करनी होती है। मतलब उसका जो हम डायमेंशन निकालेंगे, जो भी यहाँ पर मैकेनिकल पार्ट्स है, तो ये एक अब कॉमन कॉन्सेप्ट हो गया है। जो कॉन्सेप्ट हम पहले सब पढ़ चुके हैं, तो उन्हीं सब कॉन्सेप्ट के आधार पर यह इन सब का क्या होगा, डिजाइन होगा। तो ऐसे पार्ट्स को हम लोग बाय एग्जाम्पल के थ्रू ही हम लोग समझ लेते हैं कि जैसे ऑफसेट लिंक है, तो ऑफसेट लिंक का डिजाइन हम कैसे करेंगे। तो इसको हम लोग एक क्वेश्चन के थ्रू, एक क्वेश्चन सॉल्व करके, और इसी में हम लोग यहाँ से इसका डिजाइन कर लेते हैं। अब ये सब छोटा छोटा पार्ट्स है, इसमें अब एक दो डायमेंशन, दो डायमेंशन, तीन डायमेंशन से ज्यादा नहीं रहेगा। तो इसको हम लोग यहीं से एग्जाम्पल के थ्रू डायरेक्ट पढ़ लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर क्वेश्चन हमको दिख रहा है कि कह रहा है कि एन ऑफसेट लिंक, एक क्या है, ऑफसेट लिंक है, subjected to a force P of 25 किलो न्यूटन एज shown in फिगर। जैसा कि हमको यहाँ पर फिगर में दिख रहा है, ये फिगर जो है वो किसका है, ऑफसेट लिंक का है। और ये ऑफसेट लिंक में कह रहा है कि जो P है वो लग रहा है कितना, यहाँ पर 25 किलो न्यूटन का। यहाँ पर P का जो वैल्यू है ये हमारा कितना है, 25 किलो न्यूटन है। इसके बाद कह रहा है कि इट इज मेड ऑफ ग्रे कास्ट आयरन Fg300, यानी कि ये जो है ग्रे कास्ट आयरन का बना हुआ है, जिसका ग्रे कास्ट आयरन का जो नॉमेनक्लेचर होता है उसको हम लोग Fg सिंबल देते हैं। और ये 300 जो है उसका इल्ड अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, क्योंकि ये ब्रिटल मटेरियल है ना, तो ये 300 जो है, ये 300 क्या है यहाँ पर, ये इसको हम लोग कहते हैं अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। ये अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ दिया हुआ है किस में, तो न्यूटन पर mm स्क्वायर में। तो ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ है, जबकि कह रहा है कि यहाँ पर हमको फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना लेना है, 3 लेना है। तो इसमें सिंपली कह रहा है कि डिटरमिन द डायमेंशंस ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द लिंक। लिंक के क्रॉस सेक्शन का हमें क्या निकालना है, डायमेंशन निकालना है। और यहाँ पर हम लोग को दिया हुआ है क्या क्या है, तो मतलब इसका क्रॉस सेक्शन जो दिया हुआ है, ये टी जो है इसका विड्थ दिया हुआ है, और 2t जो है इसका डेप्थ दिया हुआ है ना। तो यही विड्थ और डेप्थ क्रॉस सेक्शन एज ए की मतलब ये कैसा है, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है। तो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन में तो लंबाई चौड़ाई दो ही डायमेंशन होता है। और यहाँ पर ऑफसेट डिस्टेंस जो है वो है 10 mm। यहाँ पर ऑफसेट डिस्टेंस ये क्या दिया हुआ है, 10 mm दिया हुआ है। तो क्वेश्चन है कि एक ऑफसेट लिंक है जिस पर 25 किलो न्यूटन का यहाँ पर फोर्स लग रहा है, और ये ग्रे कास्ट आयरन का बना हुआ है Fg300 ग्रे कास्ट आयरन का, जिसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमको 3 लेना है। और हम लोग को यहाँ डिटरमिन करना है इसका डायमेंशन क्या होगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग इसको हम चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर है कि हम लोग का ये फिगर है कि ये एक तरह का क्या है, ऑफसेट लिंक है ना। यहाँ पर क्या है, ऑफसेट लिंक है।
और ये ऑफसेट लिंक पर जो है यहाँ पर P जो है 25 किलो न्यूटन का जो है सो यहाँ पर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। ठीक है, और इसका यहाँ पर हमको क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, ये है थिकनेस इसका T है, और ये इसका डेप्थ जो है वो 2T है। ठीक है, तो अब देखिए कि यहाँ पर अगर हम इसका ऑफसेट, ये ऑफसेट लिंक है, इसका अगर हम लोग सेंट्रल एक्सिस ड्रॉ करें तो ये सेंट्रल एक्सिस इसका कुछ यहाँ से जाएगा, है ना। सेंट्रल एक्सिस इसका कुछ यहाँ से जाएगा, जबकि कह रहा है कि ये जो यहाँ पर इसका जो गैप है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये है 10 mm। ठीक है, तो हम देख रहे क्या रहे हैं कि यहाँ पर सेंटर एक्सिस से ये कुछ डिस्टेंस पर लोड लग रहा है, यहाँ पर क्या लग रहा है, डिस्टेंस पर लोड लग रहा है। तो ये एक तरह का क्या हो गया, एक तरह का ये इसेंट्रिक लोड का केस हो गया, ये इसेंट्रिक लोड का केस हो गया। इसेंट्रिक लोड क्या होता है कि जो लोड उसके एज ए की सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे नहीं लगता है, मतलब हो गया कि उसका एक्सिस से कुछ दूरी पे लगता है। तो इसेंट्रिक लोड का जो किसी भी एलिमेंट के ऊपर जो इफेक्ट होता है वो उस एलिमेंट के ऊपर एक टेंसाइल लोड तो देगा ही, मतलब यहाँ पर ये चूंकि हमारा सेंटर एक्सिस से ये सर्टेन डिस्टेंस पे लोड लग रहा है, तो इसका जो इफेक्ट होगा इस लिंक के ऊपर वो एक यहाँ पर एक टेंसाइल एक्सियल फोर्स तो लगेगा ही सेम मैग्नीट्यूड का। ठीक है, इसेंट्रिक लोड को हम लोग रिप्लेस करते हैं तो, और साथ में ही यहाँ पर एक मोमेंट भी क्या होगा, लगेगा, एक एक्सियल लोड लगेगा और एक हमको यहाँ पर मोमेंट लगेगा। अगर हम इस इसेंट्रिक लोड को रिप्लेस करते हैं तो इसके सेंट्रल एक्सिस पर इफेक्ट होगा इसका, एक तो इस टेंसाइल लोड के कारण ये लिंक जो है वो ये मतलब दोनों ब्रेक होना चाहेगा यहाँ से, है ना। और दूसरा चीज है कि यहाँ पर मोमेंट के कारण ये लिंक जो है वो बैंड होना चाहेगा, यानी कि ये अभी थोड़ा टेढ़ा जो हमको दिख रहा है वो इस लोड के कारण वो चाहेगा कि हम यहाँ से क्या हो जाए, सीधा हो जाए, स्ट्रेट हो जाए, ये ऐसे हो जाए। तो ये इफेक्ट क्या है, बेंडिंग इफेक्ट है। तो ये बेंडिंग इफेक्ट मोमेंट के कारण आया, और जो एक्सियल लोड है ये वो इसेंट्रिक लोड को हम रिप्लेस किए तो ये एक्सियल लोड में भी कन्वर्ट होता है, और ये एक्सियल लोड का जो इफेक्ट होगा कि इस लिंक को हम क्या कर दे, ब्रेक करके दो पार्ट में अलग कर दे। तो अब इसमें कितना हमको सफिशियंट डायमेंशन देना होगा कि मतलब ये जो है सो ऑफसेट लिंक जो है वो फेल ना करे। जबकि इसका कह रहा है मटेरियल हमारा क्या है, FG300 ये मटेरियल है, तो इसका मतलब इसका अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ हमको कितना दिया हुआ है, 300 न्यूटन पर mm² दिया हुआ है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी इसमें क्वेश्चन में 3 दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, परमिसिबल यानी अलाउएबल स्ट्रेस जो है वो निकाल लेते हैं। अलाउएबल टेंसाइल स्ट्रेस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अलाउएबल टेंसाइल स्ट्रेस फॉर द लिंक। लिंक के लिए हम लोग अलाउएबल टेंसाइल स्ट्रेस, तो ये क्या हो जाएगा, अल्टीमेट स्ट्रेस बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी, यानी कि 300/3 यानी कितना आ जाएगा, 100 न्यूटन पर mm²। ये हमारा क्या आ गया, अलाउएबल आ गया। तो अब यहाँ पर हम लोग अब यहाँ पर सेंट्रिक लोड जो इसको ऑफसेट है ना, ये सेंटर से दूर है, तो इसको हम रिप्लेस करके एक्सियल लोड और बेंडिंग मोमेंट में चेंज किए। तो यहाँ पर सबसे पहले जो इस एक्सियल लोड का इफेक्ट होगा ये डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप करेगा लिंक के ऊपर। तो यहाँ पर हम लोग निकालते हैं डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस। डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस इसमें कितना आएगा, तो सिग्मा टी। तो देखिए यहाँ पर जो फेल्योर एरिया, तो यही रेक्टेंगल ही हमारा यहाँ पर क्या है, फेल्योर एरिया है, ये टी और 2T। मतलब हो गया कि यहाँ से अगर ये लिंक अगर यहाँ से मान लीजिए कि ब्रेक भी करता है तब भी जो है तो हमको क्या दिखेगा, यहाँ पर सेक्शन जो दिखेगा वो रेक्टेंगल शेप का दिखेगा।
जिसका टी विड्थ होगा और 2t जो है यहाँ डेप्थ होगा। तो एरिया तो लंबाई गुने चौड़ाई, ये एरिया हो गया। तो यहाँ पर डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस सिग्मा टी का मान निकालेंगे तो यहाँ पर लोड कितना है, तो 25 किलो न्यूटन। यहाँ पर 25 इंटू 10⁻³ ये लोड हो गया। अब पर यूनिट एरिया, तो एरिया यहाँ पर टी इंटू 2t ये हमारा एरिया हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 12500 बाय टी स्क्वायर। ठीक है, ये इसका यूनिट आ जाएगा न्यूटन पर mm स्क्वायर में। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर क्या कर लिए, डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस निकाल लिए। अब यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट का भी इफेक्ट है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट को भी, बेंडिंग मोमेंट का इफेक्ट जो है इसमें बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप करेगा। तो यहाँ पर हम बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं। तो यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू कितना होगा, तो देखिए बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू क्या होगा, तो जो लोड लग रहा है लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, तो लोड का लाइन ऑफ एक्शन ये है ना, और न्यूट्रल एक्सिस और ये हमारा सेंट्रल एक्सिस है। तो यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर मोमेंट निकालना चाहेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो देखिए ये लोड हो गया यहाँ पर 25 गुने 10⁻³ ये लोड हो गया। डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है 10 और फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, पूरा डेप्थ है 2t, तो आधा डेप्थ कितना होगा, t होगा, है ना। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो ये 10 प्लस t हो जाएगा। ये क्या हो गया, पूरा डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 10 और फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक t, तो 10 प्लस t ये हो गया डिस्टेंस। तो ये हमारा क्या निकल गया, बेंडिंग मोमेंट निकल गया। उसके बाद यहाँ पर जो इस ऑफसेट लिंक का जो क्रॉस सेक्शन है रेक्टेंगुलर, तो इसका जो न्यूट्रल एक्सिस होगा वो भी तो हमारा सेम ही मतलब जो इसका सेंट्रल एक्सिस होगा, यानी जो सीजी होगा इस रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का, तो न्यूट्रल एक्सिस भी हमारा उसी से पास करेगा। तो न्यूट्रल एक्सिस से टॉप फाइबर की दूरी y हम लोग निकालते हैं, या ये हो गया m बराबर मोमेंट, और y बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो y क्या होता है, न्यूट्रल एक्सिस से टॉप फाइबर की दूरी। तो न्यूट्रल एक्सिस से टॉप फाइबर की दूरी कितना हो जाएगा, t के बराबर ही हो जाएगा, यानी कि पूरा है 2t डेप्थ है, उसका आधा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, t के बराबर, यहाँ से लेके यहाँ तक t के बराबर हो गया। उसके बाद हम लोग को इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है, देखिए रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का है तो होता है BD/12, तो B है, B के जगह यहाँ पर है T, और डेप्थ में है यहाँ पर 2T, तो यहाँ पर हो जाएगा 2T का Q/12, है ना। यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 8, है ना, 8/12, 8/12 t के पावर 4, ये इतना आ गया। तो हमको मोमेंट निकल गया, y निकल गया, I निकल गया। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, बेंडिंग स्ट्रेस का मान निकाल देंगे। तो बेंडिंग स्ट्रेस जो हो जाएगा यहाँ पर, बेंडिंग स्ट्रेस इन लिंक, लिंक में बेंडिंग स्ट्रेस सिग्मा b जो हो जाएगा वो हो जाएगा My/I। तो मोमेंट यहाँ पर कितना है, तो 25 गुने 10⁻³ इंटू 10 प्लस t, ये हो गया हमको क्या, बेंडिंग मोमेंट। और y हो गया यहाँ पर कितना, तो सीधे t के बराबर y है, और I कितना हो गया, तो 8/12 इंटू t के पावर 4, ये हमको क्या निकल गया, पूरा हम यहाँ पर पुट कर दिए, है ना। तो इसको फाइनली हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमको कितना, 37500 इंटू 10 प्लस t बाय TQ, न्यूटन पर mm²। तो देखिए यहाँ पर हम देख क्या रहे हैं कि ऑफसेट लिंक के ऊपर जो 25 किलो न्यूटन है उसके कारण जो डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस आया और ये बेंडिंग स्ट्रेस आया, तो ये दोनों ही एक तरह का क्या है, नॉर्मल स्ट्रेस है, दोनों ही क्या है,
नॉर्मल स्ट्रेस ही यहाँ पर क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो ओवरऑल स्ट्रेस जो होगा इस लिंक के ऊपर वो डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस दोनों का इफेक्ट होगा ना ओवरऑल। और दोनों ही यहाँ पर क्या है, नॉर्मल स्ट्रेस ही है। एक नॉर्मल और एक शियर रहता तो भले यहाँ पर हम लोग प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी लगाते, है ना। लेकिन यहाँ पर जो है मतलब डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस भी नॉर्मल है और बेंडिंग स्ट्रेस भी, दोनों ही नॉर्मल स्ट्रेस ही है। तो दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, सुपर इम्पोज कर देंगे, मतलब दोनों को कंबाइंड कर देंगे। तो यहाँ लिख देंगे सुपर इम्पोजिंग डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेसेज, ठीक है। तो यहाँ पर इसका टोटल स्ट्रेस जो हो जाएगा, यहाँ पर सिग्मा का मान टोटल स्ट्रेस जो हो जाएगा वो हो जाएगा जो हमारा डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस है प्लस बेंडिंग स्ट्रेस दोनों का समेशन। तो डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस है 125 बाई टी, अब प्लस में यहाँ पर हो जाएगा बेंडिंग है 37500 और इंटू 10 + t बाई यहाँ पर टी क्यू। तो ये हो गया कुल स्ट्रेस। ये जो सिग्मा है, ये सिग्मा क्या है कि टोटल स्ट्रेस डेवलप्ड इन ऑफसेट लिंक, मतलब ऑफसेट लिंक में जो टोटल स्ट्रेस डेवलप हो रहा है किसी भी क्रॉस सेक्शन पर किसी भी पॉइंट के ऊपर, वो वैल्यू है ये। तो डिजाइन के लिए ये वैल्यू जो है उसका परमिसिबल से एक्सीड नहीं करना चाहिए, यानी ऑलमोस्ट जो है ये बराबर होना चाहिए, परमिसिबल के बराबर हो, उससे ये ज्यादा न हो, फेल कर जाएगा। अगर परमिसिबल से वैल्यू ये इंक्रीज कर गया तो वो फेल कर जाएगा। तो इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या है, इसका परमिसिबल स्ट्रेस है, मतलब हो गया कि यहाँ पर लिख देंगे कि इक्वेटिंग टोटल स्ट्रेस विथ परमिसिबल स्ट्रेस। इस टोटल स्ट्रेस को हम लोग परमिसिबल स्ट्रेस से इक्वेट करते हैं, तो यहाँ पर सिग्मा का मान अधिक से अधिक हम लोग कितना ले सकते हैं, तो यहाँ पर 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर अधिक से अधिक ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 के बराबर हो जाएगा, बराबर कर देंगे 1250 बाई टी प्लस 37500 10 + t और बाई हो जाएगा टी क्यू। अब देखिए कि इसको यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो ये फाइनली हमको इक्वेशन आ जाएगा टी क्यू माइनस 500t बराबर हो जाएगा 100। तो अब यहाँ पर क्या है कि ऐसे एक ही इक्वेशन है, तो एक इक्वेशन से तो ये ऐसे निकलेगा नहीं, सॉल्व निकलेगा नहीं। तो इसको हम लोग ट्रायल एंड एरर मेथड होता है, यानी कि इसको हम लोग यूजिंग ट्रायल एंड एरर मेथड, यानी ट्रायल और एरर मेथड में क्या होता है कि टी का मान हम लोग लेते हैं, जैसे हम लोग मान लेते हैं कि टी का मान हम लोग 15 mm लेके देखते हैं, ठीक है। तो टी का मान यहाँ पर 15, तो 15 का क्यू करेंगे माइनस 500 गुने 15 करेंगे, तो देखेंगे कि ये 100 के बराबर आया कि नहीं आया, है ना, कितना इसका वैल्यू आया। तो अब मान लीजिए कि इसका वैल्यू हमको 80 आया है, हमको लाना है यहाँ पर कितना, 100 के बराबर आना चाहिए। तो टी का मान 15 क्या है, ये सुटेबल नहीं है, हम लोग टी का मान और बढ़ाएंगे, 16 लेंगे, 17 लेंगे, 18 लेंगे, अपना एक रेंज के अनुसार देख रहे हैं कि अभी 80 आया है, बहुत कम है, तो टी का मान हम लोग 20 लेकर के देखेंगे यहाँ पर कि 20 लेके कितना आता है। तो यही मेथड होता है ट्रायल और एरर मेथड, ठीक है। तो ट्रायल और एरर मेथड से जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर टी जो हो जाएगा वो आपको अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 25.5 mm, यानी इसको हम लोग 26 mm जो है एज ए कंसीडर कर लेंगे कि ये 26 mm कम से कम उसका विड्थ होना चाहिए। तो इस तरह से जो ऑफसेट लिंक का डायमेंशन है, तो यहाँ पर तो क्रॉस सेक्शन का दो ही डायमेंशन है, एक विड्थ है और एक डेप्थ है। तो विड्थ यहाँ पर टी के बराबर है और डेप्थ जो है यहाँ पर 2t के बराबर है।
तो इस तरह से यहाँ पर विड्थ जो हो जाएगा, विड्थ जो हो जाएगा वो 26 mm का हो जाएगा, और यहाँ पर डेप्थ जो हो जाएगा वो हमारा 2 × 26 यानी कि 52 mm का हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग जो है ऑफसेट लिंक का डायमेंशन निकालते हैं। तो ये बिल्कुल आसानी है, इसी तरह से ये ऑफसेट लिंक बनेगा, है ना। इसके बाद जो है अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर एक ओवरहैंग क्रैंक का क्वेश्चन है कि द शाफ्ट ऑफ एन ओवरहैंग क्रैंक। ओवरहैंग क्रैंक मतलब ये हो गया कि स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर है और उसमें एक, जैसे ये एक हमारा स्ट्रक्चरल वॉल है, कुछ भी एक क्या है स्ट्रक्चरल बॉडी, एक मान लेते हैं कि एक वॉल है, और इसमें से एक बीम की तरह जो है सो निकला हुआ है। जैसे हमारा क्या होता है कैंटिलीवर बीम, जैसे ये एक दीवार हो गया, इससे एक निकला हुआ जो एक बीम है। तो इस तरह का जो कैंटिलीवर बीम टाइप का जो होता है उसी को हम लोग ओवरहैंग क्रैंक कहते हैं। यही हो गया ओवरहैंग। ओवरहैंग क्रैंक मतलब सपोर्ट पॉइंट से जो अलग होता है, या कंटिन्यूअस बीम भी होता है, जैसे यहाँ सपोर्ट है, यहाँ सपोर्ट है और यहाँ नहीं, तो इसका ये पार्ट जो हो गया ये एक तरह का ओवरहैंग हो गया, है ना। तो यही हो गया ओवरहैंग क्रैंक। तो जैसे यहाँ पर एक वॉल है और इस वॉल के साथ एक ओवरहैंग क्रैंक जो है यहाँ पर क्या है अटैच है। इसका यहाँ पर एक्सिस एक्स वाई जेड दे दिया है ना। और इस ओवरहैंग क्रैंक में एक लीवर जो है वो लगा हुआ है, ये आपको लीवर हो गया, और ये एक ओवरहैंग क्रैंक हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्वेश्चन कह रहा है कि एक ओवरहैंग क्रैंक के ऊपर जो है सब्जेक्टेड टू फोर्स P ऑफ 1 किलो न्यूटन। यहाँ पर एक लोड लग रहा है, यहाँ पर P का मान कितना है, यहाँ पर 1 किलो न्यूटन के बराबर यहाँ पर क्या लग रहा है लोड लग रहा है। इसके बाद कह रहा है क्या कि द शाफ्ट इज मेड ऑफ प्लेन कार्बन स्टील 45C8। ये जो है प्लेन कार्बन स्टील का बना हुआ है जिसका टेंसाइल यील्ड स्ट्रेंथ 380 न्यूटन पर mm² दिया हुआ है, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 लेना है। तो हमको निकालना है डिटरमिन द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट यूजिंग द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। मतलब हो गया कि इसका हमें क्या निकालना है डायमीटर निकालना है, कितना होगा, इसमें हमको मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी को यूज करना है। तो देखिए इसमें केस क्या है, इसमें एक केस ये तो है कि ये बीम तो ये तो खुद ओवरहैंग है, ये स्ट्रक्चर वॉल से ये क्या है खुद ओवरहैंग है, और इस ओवरहैंग में भी एक लीवर लगा हुआ है, और इस लीवर की मदद से हम लोग मान लीजिए कि इस लीवर को हम लोग इसे रोटेट करेंगे तो यहाँ पर एक तरह का क्या आएगा एक टॉर्क पैदा होगा। यानी इस लीवर को अगर हम लोग यहाँ से, जैसे यहाँ पर लोड नीचे की ओर लगा रहे थे, नीचे की ओर लगा रहे थे, ये लीवर जो है ऐसे ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होगा ये लीवर रोटेट करेगा। तो ये लीवर एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा, तो इस यहाँ पर हमको फोर्स लगाने का जो इफेक्ट है वो यहाँ पे आएगा, है ना। वो यहाँ पर क्या आएगा तो एक टॉर्क के रूप में यहाँ पर आएगा, है ना। यहाँ पर एक क्या आएगा एक टॉर्क के रूप में, तो ये टॉर्क हो जाएगा यहाँ पर। तो ये टॉर्क का वैल्यू कितना होगा तो यहाँ पर लोड लग रहा है यहाँ पे, और यहाँ से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ तक कितना है तो यहाँ पर 500 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो टॉर्क का वैल्यू आएगा ये क्या आएगा, ये हो जाएगा जितना हमको लोड लग रहा है वो, यानी 1 किलो न्यूटन, यानी 1 × 10⁻³ और गुने यहाँ पर जो डिस्टेंस है 500 ये है। तो देखिए ये भी एक तरह का क्या है, ये भी एक तरह का इसेंट्रिक लोड का केस हो गया ना। इसके रिस्पेक्ट में, इस ओवरहैंग के रिस्पेक्ट में ये एक तरह का क्या है इसेंट्रिक लोड है। यही P जो है अगर इसको यहाँ पे लगता P, इसके पॉइंट पे लगता तो सिर्फ ये ओवरहैंग जो है वो ओनली बैंड करता, ये सिर्फ क्या करता सिर्फ बैंडिंग करता। लेकिन ये लोड जो है यहाँ पे लग रहा है, तो यहाँ पे लग रहा है
तो इसका जो इफेक्ट होगा ये भी एक तरह का इसेंट्रिक लोड होगा, यानी इस लोड का जो इफेक्ट होगा इसके ऊपर, वो एक तो यहाँ पर इसका डायरेक्शन नीचे है तो एक लोड तो यहाँ पर P जो है तो वो तो लगेगा ही। यहाँ पर एक लोड जो है इसको हम यहाँ पर रिप्लेस कर रहे हैं तो एक P तो यहाँ पर लगेगा ही, और साथ में यहाँ पर एक टॉर्क भी ये लगाएगा, यानी इसका रिप्लेसमेंट जो है यहाँ पर दोनों इफेक्ट देगा। मतलब इस लोड के कारण ये जो ओवरहैंग क्रैंक है ये एक तो नीचे भी डाउनवर्ड बेंड भी करना चाहेगा, और दूसरा बात है कि इसको जब हम घुमा रहे हैं तो ये ट्विस्ट भी करना चाहेगा। ये क्या करेगा? ट्विस्ट होगा। तो इस तरह से ओवरहैंग क्रैंक जो है यहाँ पर बेंडिंग में भी है और टॉर्सन में भी है। यहाँ पर इसका क्या है? दोनों इफेक्ट है, बेंडिंग का भी और टॉर्सन का भी, है ना। तो अगर हम लोग यहाँ पर पॉइंट ए की बात करें, यहाँ पर पॉइंट ए का बात करें तो पॉइंट ए पर इफेक्ट क्या होगा? तो पॉइंट ए के ऊपर इस पी लोड के कारण यहाँ बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप करेगा, बेंड करेगा, और इस टॉर्क टी के कारण यहाँ ए पॉइंट पर ट्विस्टिंग होगा, टॉर्सन होगा। तो इस तरह से यहाँ पर जो ओवरहैंग क्रैंक जो इस स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है, इस जॉइंट के ऊपर बेंडिंग और टॉर्सन दोनों लगेगा। तो यहाँ पर बेंडिंग और टॉर्सन लगेगा, तो अब यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट कितना आएगा? यहाँ पर अगर हम लोग इस ए पॉइंट पर अगर हम बेंडिंग मोमेंट निकालना चाहेंगे तो ये बेंडिंग मोमेंट यहाँ पर कितना आएगा? तो देखिए यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये लोड जो है पी, वो ये लोड हो गया पी, है ना, और इनटू यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, यहाँ से लेकर के इस ओवरहैंग क्रैंक का जो लेंथ है वो लेंथ कितना है? 250 यहाँ पर दिया हुआ है। तो P इंटू 250 इसके ऊपर क्या लगेगा? बेंडिंग मोमेंट लगेगा, है ना। तो अब हम लोग क्या करते हैं? इसका कैलकुलेशन करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग देख लिए क्या कि यहाँ वहां पर जो है बेंडिंग मोमेंट का मान हमको कितना आया था? हमको आया था P गुने 250, है ना, और ये P का मान है 10 के पावर 3 यानी 1 किलो न्यूटन, है ना। तो 250 ये हमारा क्या आ गया? बेंडिंग मोमेंट का मान आ गया, है ना। उसके बाद जो है अब हम लोग इसमें क्या करेंगे? टॉर्क का मान निकाल लें। टॉर्क का मान जो है यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 10 के पावर 3 लोड है और डिस्टेंस उसका कितना है? 500 है। तो ये टॉर्क हो गया। हमको यहाँ पर इल्ड स्ट्रेंथ जो है, इल्ड स्ट्रेंथ वो हमको दिया हुआ है 380 न्यूटन पर mm स्क्वायर। फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है वो 2 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग परमिसिबल यानी परमिसिबल जो है परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस का मान अगर हम लोग निकालते हैं तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? सिग्मा टी का मान, तो जो इल्ड स्ट्रेंथ है और फैक्टर ऑफ सेफ्टी है भागा दे देंगे 380/2, ये हो जाएगा 190 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो अब हम लोग परमिसिबल शियर स्ट्रेस अगर हम लोग निकालते हैं तो बता दिए कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस के थ्योरी से जो परमिसिबल टेंसाइल होगा इसका ये क्या होगा? आधा होगा परमिसिबल शियर। तो ये आ गया कितना? 95 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है। तो अब बेंडिंग मोमेंट के कारण बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप करेगा और टॉर्क के कारण टॉर्सन होगा। तो बेंडिंग स्ट्रेस नॉर्मल स्ट्रेस है और टॉर्सन के कारण शियर स्ट्रेस डेवलप करता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बेंडिंग स्ट्रेस निकालते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या निकालते हैं? बेंडिंग स्ट्रेस का मान निकालते हैं, सिग्मा बी का मान। तो देखिए मोमेंट तो निकल गया, मोमेंट यहाँ पर 250 गुने 10 के पावर 3 है। उसके बाद y है क्या कि यहाँ पर न्यूट्रल एक्सिस से टॉप फाइबर की दूरी। यहाँ पर देखिए तो न्यूट्रल एक्सिस से टॉप फाइबर की दूरी कितनी है? तो ये इसका न्यूट्रल एक्सिस है, ठीक है, और इससे टॉप फाइबर का दूरी, तो इसका हम लोग डायमीटर को d मान लेते हैं कि ओवरहैंग क्रैंक का डायमीटर d है, तो इसका जो न्यूट्रल एक्सिस का दूरी होगा वो d/2 हो जाएगा यहाँ पर। और I जो है यहाँ पर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है
तो y बराबर यहाँ पर आ जाएगा d/2 और I बराबर हो जाएगा π/64 इंटू डी के पावर 4। d क्या है? तो डाया ऑफ ओवरहैंग क्रैंक है, यहाँ पर डाया ऑफ ओवरहैंग क्रैंक है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर टॉर्क निकालने जाएंगे तो टॉर्सन निकालने जाएंगे तो पहले बेंडिंग निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर y बराबर क्या आ गया? d/2 आ गया, I बराबर हो गया π/64 इंटू डी के पावर 4। तो सिग्मा b बराबर होता है my/I। तो यहाँ पर आ जाएगा 250 गुने 10 के पावर 3 गुने d/2, अब y जो है π/64 इंटू डी के पावर 4, ये हो गया। अब हम लोग यहाँ पर क्या कर लेते हैं? टॉर्सन निकालते हैं। तो टॉर्क तो यहाँ पर टॉर्सनल शियर स्ट्रेस निकालते हैं। तो टॉर्क का मान तो हम लोग निकाल ही लिए हैं, 500 गुने 10 के पावर 3। तो देखिए शियर स्ट्रेस यानी कि जो होता है T/J बराबर होता है τ/r। तो यानी कि शियर स्ट्रेस का मान होता है TR/J। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर अब टॉर्क तो निकल ही गया, आर का मान यहाँ पर डायमीटर डी माने हैं ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? d/2 हो जाएगा। फिर इसका तो यहाँ पर हो जाएगा टाउ बराबर 500 गुने 10 के पावर 3 गुने आर, रेडियस हो गया। तो रेडियस डायमीटर डी माने हैं तो ये d/2 हो जाएगा। और जे पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो होता है π/32 इंटू डी के पावर 4। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2546.48 गुने 10 के पावर 3 बाय DQ न्यूटन पर mm², है ना। और इसको भी बेंडिंग स्ट्रेस को भी अगर यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा इसका भी मान आ जाएगा 2546.48 गुने 10 के पावर 3 बाय DQ। ये भी दोनों का वैल्यू सेम ही आ जाएगा। तो यहाँ पर बेंडिंग स्ट्रेस एक तरह का नॉर्मल स्ट्रेस है और टॉर्सनल स्ट्रेस मतलब शियर, ये एक क्या है? शियर स्ट्रेस है। तो इस ओवरहैंग क्रैंक के ऊपर बेंडिंग मतलब नॉर्मल और शियर दोनों का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में भी लिख दिया है कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी यूज करने के लिए अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी तो टाउ मैक्स का जो मान होता है वो होता है क्या? रूट अंडर नॉर्मल स्ट्रेस जो होगा उसका आधा का स्क्वायर प्लस टाउ का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो नॉर्मल यहाँ पर बेंडिंग है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 2546.48 गुने 10 के पावर 3 बाय DQ। तो 2D³ हो जाएगा इसका स्क्वायर और प्लस में फिर यहाँ पर शियर स्ट्रेस का स्क्वायर। तो यहाँ पर भी हो जाएगा 2546.48 गुने 10 के पावर 3 बाय DQ का होल स्क्वायर। तो ये टाउ मैक्स का मान मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आया। तो फॉर डिजाइन के लिए जो है यानी कि टाउ मैक्स का मान जो होना चाहिए वो उसका परमिसिबल के बराबर होना चाहिए मैक्सिमम। तो परमिसिबल यहाँ पर कितना है? 95 है। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको इक्वेट कर देंगे। 95 बराबर हो जाएगा अंडर रूट यहाँ पर 2546.48 गुने 10 के पावर 3 बाय 2DQ का होल स्क्वायर और प्लस में 2546.48 गुने 10 के पावर 3 बाय DQ का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है ही। यहाँ पर हम लोग कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेशन करेंगे और डी का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर डी का मान आ जाएगा 31.06। इसको अप्रोक्स में 32 कर देते हैं। 32 mm जो है यहाँ पर डायमीटर ऑफ क्या आ गया? ओवरहैंग क्रैंक का डायमीटर आ गया। तो इस प्रकार से हम लोग जो है यहाँ पर क्या करते हैं? कैलकुलेशन करते हैं, यानी ओवरहैंग क्रैंक का जो शाफ्ट डायमीटर है उसको हम लोग निकालते हैं। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी से हम
दोनों को ही नॉर्मल और जो अब शियर है दोनों को कंबाइंडली मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी से का फॉर्मूला यूज करके और दोनों को हम यहाँ से क्या कर दिए, इक्वेट कर दिए परमिसिबल से, और यहाँ पर हम डायमीटर जो है वो निकाल लिए।